नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गंदम की फसल में ईडीटीए चिलेटेड जिंक के इस्तेमाल के हवाले से। दो तरह का ईडीटीए चिलेटेड जिंक आपको मार्केट में मिलता है। एक दानेदार शक्ल में 5% दानेदार, जैसे ये आपने कैंजो की प्रोडक्ट देखी होगी, कैंजो सिलेक्ट के नाम से है। इसके अलावा जो है वो आपको फोलियर ग्रेड यानी कि जैसे हेडलैंड जिंक है। पहले तो लिबरल जिंक भी मौजूद था, अब भी शायद किसी के पास बचा हुआ पड़ा हो, वरना एंग्रो पेस्टिसाइड अपना बिजनेस जो है वो वाइंड अप कर दिया है, खत्म कर दिया है। तो अगर इसके अलावा किसी और भी कंपनी के पास किसी अच्छे सोर्स का आपको इस तरह का फोलियर ग्रेड जो ईडीटीएच रिलेटेड जिंक है वो अगर मिलता है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल आपने कैसे करना है? जो है ईडीटीएच रिलेटेड दानेदार जिंक, ये 2 किलो की पैकिंग है और 2 किलो सिफारिश किया जाता है कि आप पहले पानी के ऊपर यूरिया खाद के साथ मिलाकर छटा कर ले और पानी लगा लें तो ये ज्यादा बेहतर है। वैसे कुछ दोस्त इसे फ्लड भी कर लेते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो 2 किलोग्राम है इसमें है 5% जिंक, यानी तकरीबन 50 ग्राम मिलेगा 1 किलो में से। तो 2 किलो में से 100 ग्राम, तो जो 100 ग्राम जिंक हम अप्लाई कर रहे हैं, क्या उससे गंदम की जरूरत पूरी होगी? पहली बात तो ये है कि ये ईडीटीएच रिलेटेड जिंक है, यानी कि वो जो जिंक हाईली रिएक्टिव होता है, रिएक्शन कहा जाता है फास्फोरस के साथ या दीगर जो है अनासर है उनके साथ, उससे बचाने के लिए इसको समझ लें कि इंसुलेशन दे दी जाती है कि ये दूसरों के साथ रिएक्ट ना करे और इसकी फिक्सेशन कम से कम हो। तो इस वजह से जो है ये कम मिकदार सिफारिश की जाती है। मगर याद रहे कि जिन जमीनों में मामूली कमी है जिंक की, वहां पर तो आप इस 2 किलोग्राम से काम चला सकते हैं। मगर जो जमीनें बहुत ज्यादा मुतासर होती हैं, जिनमें बहुत ज्यादा जिंक की कमी होती है, तो वहां पर आपको कम अज कम 2 पैकेट डालने पड़ेंगे। वो अगर 1500-1600 रुपए का भी एक पैकेट हो तो तकरीबन 3000 रुपए आपका खर्चा बन जाएगा। अब रही बात इसको मिक्स करने की नाइट्रोफास, डीएपी यानी फास्फोरसी खादों के साथ। वैसे तो बेहतर है कि आप इसे नाइट्रोफास, डीएपी या एंग्रोजोरावर इनके साथ मिक्स ना करें तो बेहतर है, क्योंकि इसको जो सिफारिश किया जाता है वो यूरिया के साथ मिलाकर छट्टा करना सिफारिश किया जाता है। लेकिन अगर आप बैक वक्त इसे इस्तेमाल भी करना चाहते हैं, जो ईडीटीएच रिलेटेड जिंक है, तो फिर आपने ऐसे करना है कि आपने जिंक को यूरिया खाद के साथ, बेशक वो थोड़ी मिकदार में हो, उसे मिला के आपने छट्टा करना है और आपने पानी लगा देना है। पानी लगाने के बाद आप गप में नाइट्रोफास डाल दें या उस पानी के साथ आप नाइट्रोफास फ्लड कर दें, या आप जिंक और यूरिया मिला के इसका छटा कर दें और डीएपी को फ्लड कर दें अगर मजबूरी है। लेकिन जो बेहतरीन तरीका है वो यही है कि आप वक्त बिजाई फास्फोरसी खाद का इस्तेमाल कर लें और उसके बाद पहले पानी पर आप यूरिया के साथ जो ईडीटीएच रिलेटेड दानेदार जिंक है इसको मिला के छटा करें और पानी लगा लें। अब रही बात कि जो हमें फोलियर ग्रेड मिलता है, जब मैंने कहा कि हेडलैंड जिंक है, तो इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए? अगर तो आप इसका बतौर स्प्रे इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ उस पौधे की जो जरूरियात है वो पूरी करनी है, तो फिर तो 250 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन मैं अक्सर, क्योंकि महंगा बहुत ज्यादा है, जहां पर सवेयर डेफिशिएंसी हो या रेतले रकबे हो, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं रिकमेंड करता हूं कि आप इसके 2 स्प्रे करें 250 ग्राम के, क्योंकि वहां पर जो है कुछ जमीन में से जो जिंक अवेलेबल होता है, जो अच्छे रकबे होते हैं, तो वहां पर तो 250 ग्राम से काम चल जाता है। लेकिन जहां पर जिंक की ज्यादा कमी हो तो वहां पर इसकी मिकदार हमें बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप 250 ग्राम भी स्प्रे करते हैं और 5% वाला है तो इसमें से आपको टोटल 25 ग्राम जिंक मिलेगा। अगर ये जो ईडीटीएच रिलेटेड जिंक है इसे आप तकरीबन 40 दिन से लेकर 60 दिन के दरमियान स्प्रे कर लें तो ज्यादा बेहतर नतायज मिलते हैं। बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल होता है कि शुरू में जैसे हम पहला पानी लगाते हैं, हम कहते हैं ताजनुमा जड़ों का बनने का अमल शुरू होता है, या अमूमन हम कहते हैं कि बुआई के 20 से 25 दिन के बाद जो है वो जो हमारी आम बत्तर काश्ता होती है उसमें पानी लगा देना चाहिए, मां सिवाय धान वाले रकबों के। तो फिर उस वक्त इसे स्प्रे करना चाहिए। ये 40 या इसके बाद स्प्रे करना तो समझ नहीं आता। दरअसल जब तक इतनी फोलिएज, इतने पत्ते बने ही नहीं है कि जो हम स्प्रे कर रहे हैं वो उन पत्तों पर जाए, ज्यादा से ज्यादा जो है वो जिंक वो पत्तों में अब्जॉर्ब हो,
ये मैं ये मशवरा देता हूं कि 40-45 दिन की फसल के ऊपर आप इसका स्प्रे करेंगे, क्योंकि जो शुरू में इनिशियल उसकी रिक्वायरमेंट है थोड़ी बहुत, वो तो उसे जमीन में भी दस्तयाब होती है, जमीन खाली तो नहीं हो चुकी ना जिंक से। तो बाद में आप स्प्रे करते हैं तो थ्रू आउट सीजन इसे जिंक की जरूरत होती है। सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ इब्तदा में ही जरूरत होती है, जिंक के बहुत सारे काम होते हैं। तो याद रहे कि आपने जब इसका स्प्रे करना है तो कम से कम 150 लीटर पानी फी एकड़ इस्तेमाल करना है। और कोशिश करें कि, क्योंकि आजकल सर्दियों का मौसम है, जब हम गंदम में स्प्रे करते हैं तो इसका स्प्रे आप दोपहर के वक्त करें जब मौसम खुश्क हो, पत्ते जरा खुश्क हो, ताकि इसका इंतजाम बेहतर हो सके, इसको कुछ टाइम मिल सके पत्तों में जज़ब होने के लिए और हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल सके। अब रही बात कि बहुत सारे दोस्त ये सवाल कर रहे हैं आजकल कि हम जो गंद वाली स्प्रे कर रहे हैं, जड़ी बूटी मार जहर का इस्तेमाल करते हैं, क्या उसके साथ ईडीटीए चिलेटेड जिंक को मिला सकते हैं? पहली बात तो ये है कि आप इसे मिला सकते हैं, मगर बाद दफा ऐसा होता है कि आप इसे मिलाते हैं किसी फंजीसाइड के साथ, बाद दोस्त मिलाना शुरू कर देते हैं। वरना इसके लेबल के ऊपर अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा होगा जो भी क्रॉप केयर प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जो हम फसल की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करते हैं, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, जो कुछ भी, मगर बाद दफा इसका रिएक्शन भी हो जाता है। इसके अलावा हमारे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो कहते हैं जी हमने गंदम को पानी लगाया, पीली होना शुरू हो गई, या कोई थोड़ा बहुत स्ट्रेस में है और हम चाहते हैं हम इसमें अमाइनो एसिड का स्प्रे कर दें या हम एनपीके का स्प्रे कर दें, तो क्या एनपीके के साथ हम जिंक मिला के स्प्रे कर सकते हैं? तो पहली बात तो ये है कि अगर तो आप जिंक सल्फेट मिलाना चाहते हैं तो वो आप नहीं मिला सकते, कुछ लोग वो भी मिला लेते हैं, लेकिन आप अगर एनपीके के साथ सादा जो जिंक सल्फेट मिलता है आपको 27% वाला या 33% वाला या 21% वाला, वो आपने नहीं मिलाना। हाँ, ये जो ईडीटीएच रिलेटेड जिंक है, इसे अगर आप एनपीके के साथ मिलाकर भी स्प्रे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप दोस्तों ने कमेंट करके जरूर बताना है कि क्या कभी आपने ईडीटीएच रिलेटेड जिंक को एनपीके के साथ मिला के स्प्रे किया है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने ईडीटीएच रिलेटेड जिंक को किसी हर्बिसाइड के साथ, किसी फंजीसाइड के साथ, इंसेक्टिसाइड के साथ मिलाया हो, रिएक्शन हो गया हो, ताकि हम दूसरे दोस्तों तक आगाही का जरिया बन सके? इसके अलावा ये रिजल्ट जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर पर्सनली कोई मुझसे मिलने आता है और मशवरा लेता है कि मैंने ईडीटीएच रिलेटेड जिंक, नाइट्रोफास और डीएपी को मिला के छट्टा करना है, तो मैं सिफारिश नहीं करता। क्योंकि अगर साइंटिफिकली आप बात कर लें तो बेशक आप करते रहें, मगर मैं सिफारिश नहीं करता, ताकि हम सेफ लिमिट में रहें। तो आपने ये जरूर बताना है कि क्या कभी आपने ऐसा इस्तेमाल किया है, कोई आपके लिए इशू तो नहीं बना, और अगर आपको बहुत अच्छे नतीजे मिल रहे हैं तो बाकी दोस्त भी उसे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा रही बात लिक्विड जिंक की, तो ये इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह डिटेल से अलहदा से वीडियो बनाऊंगा लिक्विड जिंक के ऊपर, कि जो आपको मार्केट में मिलता है वो कितना इस्तेमाल करना चाहिए, कब इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।